हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो तक मैंने आपके जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला लेसन कंप्लीट किया था और जब यूट्यूब वीडियोस जब मैं बना के डाल रहा था तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो चाह रहे थे कि भाई लाइव क्लास हो तो वो वीडियो से ज़्यादा बेटर रहेगी, लेकिन आप लोगों ने जो है वो लाइव क्लास इतनी ज्वाइन की नहीं, या यूँ कहे कि रेयरली किसी ने ज्वाइन की, तो उसकी यूटिलिटी इतनी लग नहीं रही है। बिकॉज लाइव क्लास लेके और अलग से फिर वीडियोज़ बनाना तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए फिर मैं एक ही पैटर्न जो है वो फिर फॉलो कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने यही जो है वीडियो वाला सिस्टम ही मेरे को ठीक लग रहा है, जिससे कि आप लोग एटलीस्ट जो है जब भी टाइम मिले इस वीडियो को देखकर इजीली जो है वो लेसन को समझ पाएँ। तो उसी वे में मैं आपकी आज नया लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये लेसन एक्चुअल में दो लेसन्स का पेयर है, फंड फ्लो और कैश फ्लो, और वो दोनों लेसन आपके लिए अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने पढ़ाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद ये फंड फ्लो कैश फ्लो, और एक लेसन और आपका रेशियो एनालिसिस है। तो इसको करने पर लगभग मैक्सिमम आपकी जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद इस साल आपके थोड़ा सिलेबस का भी चल रहा है, जो नया सिलेबस है उसमें जीएसटी भी है। अब देखते हैं क्या किस तरीके से जो है यूनिवर्सिटी उन सारी चीज़ों को डील करती है। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट लेसन है जो मेनली आते रहते हैं वो मैं आपको अभी पहले करवा देता हूँ एक बार। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट अभी जो अपन ने पढ़ा है, रेशियो एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये उसी वे में होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके होते हैं जिसके अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अकाउंट और बैलेंस शीट आते हैं, तो उसको एनालाइज करने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जो मेथड थे जो जस्ट मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट किए थे, जो कंपैरेटिव होता है, जैसे कॉमन साइज होता है, ट्रेंड एनालिसिस होता है, उसी के अंदर एक रेशियो एनालिसिस भी होता है वो, और फंड फ्लो कैश फ्लो जो है ये भी होता है। तो ये मैं अब लगातार ये तीनों लेसन ही अभी आपके वीडियोज़ में कंप्लीट करूँगा। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली बिजनेस के अंदर जो फंड का इनफ्लो होता है, यानी कि फंड्स जो आते हैं बिजनेस के अंदर, जो इनफ्लो ऑफ फंड्स यानी कि बिजनेस में जो फंड्स आ रहे हैं वो, और आउटफ्लो ऑफ फंड यानी बिजनेस में से जो फंड्स जा रहे हैं, तो बेसिकली उनके बारे में ये आपको बताता है कि बिजनेस में कितने फंड्स आए हैं, कितने फंड्स आपके गए हैं, तो वो उसको बताएगा। लेकिन फंड फ्लो होने के लिए ज़रूरी है कि आपके जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी आपके व्यवहार जो है बिजनेस के अंदर होते हैं, तो उसके अंदर ये ज़रूरी है कि उसकी एक साइड जो होनी चाहिए वो करंट होनी चाहिए, चाहे भले वो करंट आपकी एसेट्स हो और चाहे भले वो करंट लायबिलिटी हो, और दूसरी साइड जो होनी चाहिए ट्रांजैक्शन की वो होनी चाहिए नॉन करंट। और नॉन करंट भी आपके कुछ भी हो सकता है, नॉन करंट आपके एसेट्स भी हो सकती है, या फिर आपके नॉन करंट जो है वो क्या हो सकती है, लायबिलिटी भी हो सकती है। तो ऐसे जैसे मैं कुछ ट्रांजैक्शन आपको बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि नॉन करंट करंट किस तरह से चलते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। कि जैसे मान लीजिए कि आपने अगर शेयर इशू करें, आप शेयर इशू करते हो, तो शेयर इशू करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, कि भाई बिजनेस में पैसा आएगा, और किस चीज़ से पैसा आ रहा है, आपके शेयर कैपिटल से, तो ये इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर जो कैश अकाउंट है वो आपकी जो है वो किस तरह की एसेट्स है, कैश करंट एसेट्स है, और शेयर कैपिटल जो है वो किस तरह की लायबिलिटी है, आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। तो आपको अब इसके अंदर इस ट्रांजैक्शन में ये पता चल गया कि एक साइड जो है वो तो आपकी करंट एसेट्स है और दूसरी साइड जो है वो आपकी क्या है, नॉन करंट है। तो दैट मीन्स कि यहाँ ये श्योर हो गया कि ट्रांजैक्शन का एक पार्ट करंट और दूसरा नॉन करंट है, तो मीन्स कि इस ट्रांजैक्शन से आपके फंड फ्लो होगा। तो ये ज़रूरी है कि ट्रांजैक्शन का एक पार्ट आपका करंट होना चाहिए, दूसरा नॉन करंट। अब जैसे मैं एक और ट्रांजैक्शन लूँ कि आपने मशीन परचेज की है, खरीदी है मशीन, तो मशीन खरीदते हैं, तो मशीन परचेज करने पर अपन क्या एंट्री करते हैं, हम एंट्री करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, तो मशीन आपकी किस तरह की एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स, और आपका जो ये कैश है ये किस तरह की एसेट्स है, ये है आपकी करंट एसेट्स। तो मशीन खरीदने पर बिजनेस में से आपकी कैश तो जाएगी और मशीन आएगी, और मशीन आपकी नॉन करंट हो गई, कैश आपका करंट हो गया, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन हो गया आपका करंट और नॉन करंट का, तो इससे भी फंड फ्लो होगा। तो मीन्स कि फंड फ्लो होने के लिए ये जो रिक्वायर्ड चीज़ है, मैं वही एग्जांपल्स बता रहा हूँ जिससे कि फंड फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन लिख दूँ कि जैसे कैश आपको मिली है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कि भाई डेटर से आपको जो है वो कैश का पैसा मिला, तो अगर आपको कैश रिसीव हुई है डेटर से, तो आप उसकी एंट्री क्या करोगे, आप उसकी एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर आप करते हो, तो कैश आपकी किस तरह की एसेट्स है, करंट, और डेटर भी आपकी किस तरह की एसेट्स है, करंट।
तो जब दोनों आइटम आपके ट्रांजैक्शन की दोनों साइड जो है अगर वो करंट होंगे तो दैट मीन्स ये आपके फंड फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि ये केवल इंटरचेंज हो गया। आपके डेटर में तो वो थे ही और डेटर ने हमको अब कैश दे दी। तो जब माल आपने बेचा था तभी आपने मान लिया था कि मुझे इनकम हो गई है, तो भले वो कैसे प्राप्त हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बता देते हैं, आप मान लेते हैं कि भी मैंने इतने रुपए कमा लिए हैं, तो वो कैश में मिल जाने से खाली बिजनेस के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कैसे अगर डेटर अगर हमको BR देता है, BR आपको मिला है, BR रिसीव फ्रॉम डेटर, अगर ये ट्रांजेक्शन हो फ्रॉम डेटर्स, तो BR अगर डेटर से मिलता है तो अपन उसकी एंट्री क्या करते हैं, BR अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो इसमें भी डेटर और BR दोनों आपकी करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है और ये भी करंट एसेट्स है। तो जब BR भी करंट है, डेटर भी करंट है, तो यहाँ पर भी आपकी फंड फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, सिर्फ इंटरचेंज हो रहा है कि आपने जब गुड सोल्ड किया था तभी आपने मान लिया था इनकम हो गई, और जिस व्यक्ति को बेचा है तो उसने वो कैश नहीं दिया है, बल्कि कैश की जगह आपको क्या दे रहा है, BR। तो दैट मीन्स कि आप सिर्फ कन्वर्जन कर रहे हो, तो ये फंड फ्लो नहीं होगा। तो आई थिंक सो कि आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई ट्रांजैक्शन का जो एक हिस्सा होना चाहिए वो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी में हो, और दूसरा जो होना चाहिए वो नॉन करंट होना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो आपको यूँ डायरेक्टली अगर माना जाए तो आपको नहीं लगेगा कि इससे फंड फ्लो होता है या नहीं, क्योंकि आप इतना दूर तक जो है उस ट्रांजैक्शन को नहीं जो है वो समझ पाते हैं कि भाई इससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन वो भी आइटम्स आपके जो है वो फंड फ्लो कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप सैलरी पे करते हो, ठीक है, तो सैलरी पे करते हो, ये अगर इम्पोर्टेंट है तो मैं इसको रहने देता हूँ बोर्ड पे। फंड फ्लो की जो रिक्वायरमेंट है वो ये ज़रूरी है ट्रांजैक्शन के अंदर, एक करंट और दूसरा नॉन करंट। अब जैसे मान लीजिए अगर आप सेल्स करते हो, कैश सेल्स, ठीक है, तो कैश सेल्स करते हो, तो अगर कैश सेल्स की मैं अगर जनरल एंट्री बनाऊँ तो इसकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अगर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स बन रही है तो स्टूडेंट इसमें ये तो बड़ा आराम से आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई जो कैश है वो तो हमारी करंट एसेट्स है, तो कैश हमारी करंट एसेट्स होगी, वो तो पता चल गया। पर उसको ये तो लगता है कि ये तो हमारी इनकम है, तब ये कहाँ करंट या नॉन करंट है, इसको वो कैसे जस्टिफाई कर पाए। तो आप इसमें देखिए कि इस ट्रांजैक्शन को एक बार ये मैंने वापस लिख दिया, अगर बाई चांस नहीं लिखा हुआ तो पॉज करके आप लिख दें। अब आगे देखिए कि इसमें जैसे आपने सेल्स करी, तो सेल्स कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है आपकी, ट्रेडिंग में। तो सेल्स ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, तो उसकी एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट का जो आंसर होता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो अपन कहाँ ले जाते हैं, P&L, जिसकी एंट्री क्या होती है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग में कहाँ आता है, बाय साइड में। तो उसकी एंट्री बन जाती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L, ये इसकी जनरल एंट्री हो गई, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, वैसे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आपको बोले ना कि इस चीज़ को आप ट्रांसफ़र करिए दूसरे अकाउंट में, तो उसकी एंट्री बनाना आपके लिए बड़ा ही आसान होगा, क्योंकि जैसे ये है कि भी सेल्स को ट्रांसफ़र करोगे आप ट्रेडिंग में। अब मान लीजिए आपको नहीं पता पड़ रहा है कि मुझे उसकी जनरल एंट्री क्या करनी है, तो सेल्स आपकी क्या होती है, क्रेडिट, तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। ट्रेडिंग को ट्रांसफ़र करना है P&L में, तो ट्रेडिंग आपकी क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि भाई जिस साइड वो होता है उसके अपोजिट साइड में अपन उसको जो है वो क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि अगर इस एंट्री को मर्ज कर दिया जाए, सेल्स कट गया, ट्रेडिंग कट गया, तो इसका मतलब इन तीनों ट्रांजैक्शन की अगर एक एंट्री बनाए तो वो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू P&L। और अब देखो कि कैश आपका क्या हुआ, करंट एसेट्स, और P&L आपका जो है वो क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी। तो दैट मीन्स कि एक करंट एक नॉन करंट का कॉम्बिनेशन बन ही गया, तो इसका मतलब कि ये फंड फ्लो आपकी करेगा। तो दैट मीन्स कि इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितनी भी इनकम होती है, वो लास्ट टू लास्ट आपके सारे कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि डेफिनेटली आपके जो है वो फंड फ्लो होगा ही होगा। तो सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम बिजनेस के जो है वो आपके फंड का इनफ्लो या फंड का आउटफ्लो जरूर करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है, जैसे मैंने लेसन का हेडिंग डाला, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का जो होता है उसके अंदर उससे पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इनिशियल क्वेश्चंस के अंदर ऐसा हो सकता है कि भी आपको क्वेश्चन के अंदर जो है वो सारी चीज़ें नहीं बनानी पड़े, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाते हैं आपकी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको इसके अंदर फंड फ्लो बनाने से पहले आपको दो और स्टेटमेंट कहे चाहे अकाउंट कहे वो बनाने पड़ेंगे। तो उसमें से पहला आपको जो है वो बताता हूँ कि भी पहला ट्रांजेक्शन जो है
क्या रहेगा। तो सबसे पहले अपन फंड फ्लो स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अपन को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कार्यशील पूंजी का विवरण पत्र, तो हिंदी में उसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण पत्र या जिसको अपन इंग्लिश में कहेंगे स्टेटमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बनेगा। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, तो मैं वैसे तो इसकी जो डेफिनेशन है या इसके अंदर क्या करते हैं वो वर्बली बता रहा हूँ, आपको डिक्टेट कर देता हूँ। अगर आप कॉपी में नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं सुनकर, कि इस विवरण पत्र में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी यानी चालू संपत्ति और चालू दायित्वों में हुए परिवर्तनों से कार्यशील पूंजी पर जो प्रभाव पड़ता है वो इसके अंदर जो है वो ज्ञात किया जाता है। मीन्स इन दिस स्टेटमेंट वी विल कैलकुलेट चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इज इफेक्टेड टू वर्किंग कैपिटल। तो मतलब कि वर्किंग कैपिटल जो है वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के चेंज होने पर कितनी चेंज होती है वो अपन को इस स्टेटमेंट में बताया जाता है। अब देखिए कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आई थिंक सो कि मे बी स्टूडेंट्स काफ़ी लोगों को जनरल थोड़ा पता होता है, तो पता रहेगा, मे बी नहीं है तो आप यहाँ से ध्यान रखिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल को अगर परिभाषित करें तो उसका मतलब ये होता है कि बिजनेस की जो डे बाय डे एक्टिविटीज़ जो होती है उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए, तो वो पैसा आपका जो है वो कार्यशील पूंजी यानी कि वो आपके क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल। तो जितने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है वो भी बताया है काफ़ी बार क्लास में, मैक्सिमम हमेशा डिस्कशन होता है। करंट एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जो कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कैश में आपको मिल जाती है, उसको करंट एसेट्स कहते हैं। जैसे स्टॉक है, डेटर है, कैश है, BR है, ये सब। और करंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी लायबिलिटी जिसका आपको एक साल के अंदर पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो उसको अपन जो है वो क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, ये सब। तो हमने अगर करंट एसेट्स में जितना पैसा लगा रखा है उसमें से करंट लायबिलिटी वाला अमाउंट जो है अपन क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, और उसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास पैसा बचेगा वो हमारी क्या होगी, वर्किंग कैपिटल। जैसे अगर मान लो कि मैं करंट एसेट्स को 1 लाख रुपए मानता हूँ और करंट लायबिलिटी को मैं 40,000 मानता हूँ, तो 1 लाख में से 40,000 गए तो मेरी वर्किंग कैपिटल जो होगी वो हो जाएगी ₹60,000। अब इसमें आपको इस स्टेटमेंट में ये पता लगाना है, ये देखना है कि अगर मेरी करंट एसेट्स बढ़ती है या करंट एसेट घटती है तो वर्किंग कैपिटल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अगर मैं करंट एसेट्स को 1 लाख से बढ़ाकर 1,20,000 कर दूं, करंट लायबिलिटी तो आपकी चेंज करनी नहीं है, एक चीज़ चेंज करेंगे। तो अगर 1 से 1,20 हुई तो आपकी वर्किंग कैपिटल जो पहले 60,000 थी बदलकर 80,000 हो गई। दैट मीन्स कि अगर करंट एसेट्स बढ़ी तो मेरी वर्किंग कैपिटल भी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब अगर मैं रिवर्स कर दूं, इसको 80 कर दूं, कम कर दूं, मतलब ये तो हो रहा है प्लस और ये हो रहा है माइनस। तो अगर ये प्लस हो रहा है तो ये भी आपके क्या हो रहा है, प्लस। और अगर ये माइनस हो रहा है तो पैरेलली ये भी जो है माइनस ही हो रहा है। जैसे आपकी वर्किंग कैपिटल पहले जब 1 लाख करंट एसेट थी तब तो 60,000 थी, लेकिन अब जब 80,000 आपकी करंट एसेट्स घटकर हो गई तो 80 में से 40 का अंतर करूं तो मेरी वर्किंग कैपिटल भी कितनी रहेगी, 40,000। तो दैट मीन्स कि एक रूल तो ये हो गया कि करंट एसेट्स बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी, और करंट एसेट्स घटेगी तो वर्किंग कैपिटल भी आपकी घट जाएगी। अब लेते हैं लायबिलिटी को। अब लायबिलिटी मेरी पहले 40,000 थी, अब मैं इसको इंक्रीज़ करके मान लो 60,000 कर देता हूँ। तो अगर मेरी लायबिलिटी जो है वो बढ़ती है, 40 की 60 हो गई, तो मैंने करंट एसेट तो चेंज करनी नहीं है, दोनों चीज़ें एक साथ चेंज नहीं करनी, एक को ही करना है। तो करंट लायबिलिटी बढ़ी तो मेरी वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या हो रही है, पहले कितनी थी, 1 लाख में से 40,000 लेस करे थे तब 60 थी, लेकिन जब अपन 1 लाख में से 60,000 लेस कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल चेंज होकर आपकी कितनी होगी, 40। तो दैट मीन्स कि करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। वो ऑब्वियस है कि जो इक्वेशन होती है उसमें पॉजिटिव सम यानी कि जो धनात्मक संख्या है, जो प्लस वाली संख्या है वो बढ़ेगी तो रिजल्ट बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव वाली संख्या अगर आपके बढ़ती है
तो उससे आपका रिजल्ट जो है वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, घट जाएगा। अब इसके बाद लास्ट कंडीशन बनती है, करंट लायबिलिटी खुद घट जाए और ये रिड्यूस होकर 40 की जगह आपकी कितनी हो जाए, 20। तो अगर ये रिड्यूस हो रही है तो 1 लाख में से मैं अगर 20,000 रुपये माइनस करता हूँ तो मेरी वर्किंग कैपिटल बढ़कर 80,000 होगी। मतलब कि अगर ये रिड्यूस हुई तो वर्किंग कैपिटल आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दैट मीन्स कि आई थिंक अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई करंट एसेट्स खुद बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल को बढ़ा देती है, और अगर घटती है तो वर्किंग कैपिटल को घटा देती है। और करंट लायबिलिटी के अंदर उल्टा रूल है कि करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल को घटा देगी, और करंट लायबिलिटी अगर घटेगी तो वर्किंग कैपिटल को बढ़ा देगी। तो मतलब 4 आपके इसमें रूल है, 2 पॉजिटिव है, बढ़ने पर बढ़ना, घटने पर घटना, और 2 नेगेटिव के रूल है, खुद बढ़े तो रिजल्ट घटा दे और खुद घटे तो रिजल्ट को क्या कर दे, बढ़ा दे। अब इसके बाद आपको इसके अंदर ये जैसे सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक बैलेंस शीट होगी, उस बैलेंस शीट के अंदर आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ दी हुई होगी, उनको देखकर एक स्टेटमेंट में लिखना है। और जैसा कंपेरेटिव और कॉमन साइज का जो आपका कंपेरेटिव का जो फॉर्मेट होता था, सॉरी, जिसके अंदर 2 ईयर्स के कॉलम होते हैं और 2 में कॉलम में आप कंपेयर करते थे, वैसे यहाँ पर पर्टिकुलर 2 ईयर के कॉलम होंगे और पीछे जो है वो कंपेरिजन नहीं करके वर्किंग कैपिटल को अपन देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल मेरी बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है। तो मैं एक क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर लिखकर फॉर्मेट पूरा एक बार बैलेंस शीट का बनाकर सारे आइटम्स को पुट करता हूँ, एंड देन उसके बाद उसका जो है रिजल्ट आपको किस तरीके से निकाला जाएगा वो बताता हूँ। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी बुक का, जिसमें आपको केवल वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जो मैंने इस फॉर्मेट में केवल लिख दिया है कि जैसे टाइम से वो हमारा थोड़ा कि जैसे करंट एसेट्स है वो सारी आपने लिख दी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, और करंट लायबिलिटी एक ही है। वैसे इस क्वेश्चन में बता भी देता हूँ कि भाई दिया क्या था इसमें। जैसे आपको करंट एसेट्स आपकी दी हुई थी, एक तो फर्स्ट करंट एसेट्स आपको दी हुई है, इसमें कैश, सेकंड आपको दे रखा है डेटर, थर्ड है आपका स्टॉक। तो देखिए इसमें ये कैश, जैसे कैश है, डेटर है, आपके दे रखे हैं। तो कैश आपकी जो है वो एक्सटेंड हो रही है 60,000 से 94,000, 60 to 94। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर करंट एसेट्स आपकी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। तो ये 60 to 94 यानी 34,000 अगर इंक्रीज़ हो रही है तो वर्किंग कैपिटल को ये क्या कर देगी, 34,000 से आपके उसको भी इंक्रीज़ कर देगी। ये आपकी जो है डेटर 240 से 230 हो रहा है, यानी 10,000 रिड्यूस हो रहा है। तो अगर ये रिड्यूस होता है तो ये वर्किंग कैपिटल को भी जो है वो क्या करेगा, रिड्यूस। फिर स्टॉक करंट एसेट्स है, बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। उसके बाद क्रेडिटर है, करंट लायबिलिटी है, जिसका रूल रिवर्स होता है, यानी ये घट रही है 50,000 तो ये घटती है तो वर्किंग कैपिटल 50,000 से आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को टोटल कर दें। जैसे करंट एसेट्स 60,000 प्लस 240 प्लस 160, तो इसकी जोड़ हो रही है आपकी 460, और इधर की 94 प्लस 230 प्लस 180, तो ये हो रही है 5,04,000। अब इसके बाद इधर इसमें कोई आइटम है नहीं, सिंगल अमाउंट है, तो उसकी टोटल वो की वही रह जाएगी आपकी। और अब ये हो गई आपकी टोटल करंट लायबिलिटी को अपन मान लेते हैं बी। वर्किंग कैपिटल जिसका फार्मूला होता है करंट एसेट्स जिसको आपने ए एज्यूम करा है, माइनस करंट लायबिलिटी जिसको आपने बी एज्यूम किया है। अब 460 करंट एसेट्स है पहले साल की, करंट लायबिलिटी है 140, माइनस करा तो पहले साल की वर्किंग कैपिटल आ रही है 320। सेकेंड ईयर की करंट एसेट्स है 5,04,000, माइनस करंट लायबिलिटी जो है वो है आपके 90,000, तो ये आ रहा है 4,14,000। वैसे कि वैसे इसकी भी बाद में कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए 4,14,000 रुपये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस है जो हमारी वर्किंग कैपिटल अभी है, जबकि पिछले साल थी 320। तो 4,14 में से 320 घटाए तो हमारा वर्किंग कैपिटल का जो एक्सटेंशन हुआ है, हमारी जो वर्किंग कैपिटल बड़ी है वो हुई है 94,000। तो ये वर्किंग कैपिटल बड़ी है, तो ऑब्वियस है कि जो वर्किंग कैपिटल बड़ी है तो इसके सामने जो वर्ड लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कि भाई हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो कितनी बड़ी है, 94। तो इसकी जोड़ लगा लो, जोड़ तो आपको पता है दोनों साइड की आपको बराबर करनी है। और अकाउंटिंग में आपको ये भी रूल पता है कि जो साइड ज़्यादा होती है आपको दोनों साइड की टोटल करने के लिए लिखना अपोजिट साइड में पड़ता है। कैसे कि जैसे इधर इंक्रीज तो हो रहा है आपका 1,04,000 हमारी वर्किंग कैपिटल, और डिक्रीज हो रही है 10, तो इंक्रीज की जोड़ जो है वो ज़्यादा है कितनी, 94।
लेकिन टोटल टैली करने के लिए आपको हमेशा बैलेंस जो है वो लिखना कहाँ पड़ता है, डिक्रीज वाली साइड। जैसे आप लोग अकाउंटिंग में करते हो कि जो बाय साइड में लिखते हो एंड में बैलेंस, वो लिखते तो क्रेडिट में, लेकिन उसको बोलते क्या है, डेबिट। और टू साइड में जो बैलेंस लिखते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तो वैसे ही लिखा जाएगा आपके कहाँ पे, डिक्रीज में। लेकिन ये टोटल जो है वो कौन सी टोटल को ज़्यादा होने को बता रहा है, इंक्रीज। तो हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई 1,04,000, डिक्रीज हुई है 10, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 94 है। तो इधर और इधर इन दोनों साइड में अपन जो है टोटल जो टैली भी कर सकते हैं, वो इधर भी 94 है, इधर भी 94 है। तो दैट मीन्स कि दोनों साइड की जोड़ आपकी बराबर हो रही है, तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन सही है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर तो आंसर कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, तो उसमें आपको एक चीज़ पता चल जाती है कि आपने ऐसा गलती से कर दिया है कि किसी में वर्किंग कैपिटल इंक्रीज की जगह डिक्रीज में डाल दिया पॉइंट, या डिक्रीज का आपने कहाँ लिख दिया, इंक्रीज में। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो कभी कभी अपन को फेस करनी पड़ सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप बड़े इजी तरीके से जो है वो होमवर्क के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि बे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी कौन सी है, जिससे कि ये क्वेश्चन आप जो है आराम से इसको जो है वो कंप्लीट कर सको। तो इसके अंदर देखिए पहले फिक्स एसेट दे रखी है, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये तो दोनों आपके नॉन करंट के आइटम है। वर्क इन प्रोग्रेस यानी जो स्टॉक होता है, माल जो बन रहा है, एक तो ये। उसके बाद स्टॉक फिनिश गुड्स का दिया हुआ है, नाम तो नहीं लिखा, लेकिन जो बैलेंस शीट में जो स्टॉक होता है, अगर हमारी बिजनेस जो ट्रेडिंग कंसर्न है तो जनरली फिनिश गुड्स का होता है। तो एक ये डेटर और कैश, तो यानी कि एसेट साइड के अंदर 4 आइटम्स हैं जो आपके करंट एसेट्स को कंसीडर करते हैं। तो ये चारों तो आप करंट एसेट्स में लिख दीजिए। और इधर इक्विटी शेयर कैपिटल नॉन करंट है, डिबेंचर नॉन करंट है, टैक्स पेबल, पेबल का मतलब है आउटस्टैंडिंग, कि जो आपको देना था आपने दिया नहीं, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर आपकी करंट लायबिलिटी है। इंटरेस्ट पेबल, डिविडेंड पेबल, तो ये जो पेबल वर्ड इसने लिखा है बार बार, पेबल वर्ड का मतलब होता है कि ड्यू बट नॉट पेड, के देना था पर मैंने दिया नहीं अभी तक एक्सपेंस, वो पेबल कहलाता है। तो इसके अंदर 4 आइटम्स आपके जो है वो इस तरह के हैं जो करंट लायबिलिटी में आएंगे, टैक्स पेबल, क्रेडिटर, इंटरेस्ट और डिविडेंड पेबल। तो ये चारों चीज़ें करंट लायबिलिटी में लिखी है, 4 करंट एसेट्स, 4 करंट लायबिलिटी, और फिर इस स्टेटमेंट को आप कंप्लीट करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको, जैसे मैंने कई बार बोला ही है, कि अगर आपके आंसर नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि मैं इसका आंसर जो है वो शेयर करूं, या फिर मैं इसका आंसर शेयर कर भी दूंगा। बस वही रहता है कि थोड़ा भूल जाते हैं इस वजह से, तो किसी को अगर प्रॉब्लम आए तो वो मैसेज कर दे, तो उसका आंसर मैं ज़रूर आपको जो है वो शेयर कर दूंगा। थैंक यू।